हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट डेली न्यूज़ ऑफ 13 दिसंबर न्यूज़। एंड पहली आर्टिकल आया है, कैबिनेट अप्रूव सेंसस ऑफ इंडिया 2027। ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया 2027 आएगा तो देख लेना, जब जब आएगा 27 वाला रिपोर्ट तो अब उसको 11 को भूल कर हम ये करेंगे। सेंसस 2027 विल मार्क 16 सेंसस इन द कंट्री एंड 16th ये है, 8 इंडिपेंडेंस से पहले, 8वां इंडिपेंडेंस के बाद होगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। एंड 8 कंडक्टेड आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ठीक है, की डिटेल्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, द एक्सरसाइज विल कवर इन 2 फेज। आते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स में, आते हैं कौन से कितने फेजेस में, इनफैक्ट यूपीएससी में भी आते हैं कितने फेजेस में कंडक्ट किए जाते हैं, 2 फेजेस में। हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस पहला फेज है, और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन ये सेकेंड फेज है। ठीक है, पहला हाउस लिस्टिंग ये सब होगा, हाउसिंग सेंसस होगा, फिर बाद में देखा जाएगा जनगणना कितना है, पहले कितने घर है, फिर उस घर में कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन ऐसे। ठीक है, फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा, है ना। क्या कास्ट डेटा होगा, कास्ट विल सेंसस विल कैप्चर कास्ट डेटा ड्यूरिंग द पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। याद रखना, जब एन्यूमरेशन देखेंगे, पॉपुलेशन जब करेंगे तभी जाके कास्ट दिखा जाएगा। क्या पता, क्योंकि कुछ घर में एक ही लोग अपना मतलब ये तो मॉडर्न घर में होता है, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न घर हो जाए तो एक लोग अपना कास्ट चेंज कर ले, है ना, ये भी होता है। फिर इसीलिए तो पॉपुलेशन के टाइम में जब देखा जाएगा तब होगा। न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ डेडिकेटेड सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड। ठीक है, सेंसस एज अ सर्विस विल डिलीवर डेटा टू मिनिस्ट्रीज इन क्लीन मशीनरी, रीडेबल एंड एक्शनेबल फॉर्मेट. The public will be provided with an option of self-enumerate. Census of India. The first non-synchronous census was conducted in सबको पता है 1872 में पहला सेंसस था। अब ये भी याद रख लेना, 8 पहले हुआ था, 8 ये अभी तक 7 ही हुआ है, 8वां ये वाला है। ठीक है, सेंसस कौन कंडक्ट करता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। सेंसस एक्ट एनेक्टेड इन 1948, है ना। आज़ादी के जस्ट बाद ही हमारा सेंसस एक्ट भी हो गया, लीगल फ्रेमवर्क दे दिया सेंसस को। द डेटा गैदर्ड कवर्स वेरियस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी, ह्यूमन रिलीजन, लिटरेसी एंड ऑल। द 2021 सेंसस वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, सिर्फ कि पहला सेंसस कब हुआ था ना, 1872 में, और सेंसस एक्ट कब बना था, 1948 में। ठीक है, फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस कितने हुए हैं, 8 हुए हैं। कितने फेजेस में होने वाले हैं, 2 फेजेस में होने वाले हैं इस बार का सेंसस। पहला है हाउस, फिर उसके बाद पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में हम एक और देखेंगे, रिलीजन देखेंगे। ठीक है, CMMS पोर्टल लिया है। ठीक है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग डेटा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बस। और पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट ऑन एयर पोल्यूशन। ये मेंस के लिए अगर डेटा होगा तो बताती हूँ मैं, वरना नॉर्मली है कोई भी आर्टिकल सर जस्ट रीड एंड गो। WHO देखो, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड मॉनिटरिंग, व्हीकलर एमिशन, स्टबल बर्निंग, ये सारी मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या होगा, व्हीकुलर एमिशन, स्टबल बर्निंग हम लिखते हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। पहले देखो ऐसे रोड पे देखो, रोड पे क्या क्या दिखता है, व्हीकल्स दिखते हैं तो व्हीकल्स का एमिशन, इंडस्ट्रीज दिख रही है तो इंडस्ट्रीज़ का एमिशन, फिर खेत दिखते हैं तो खेत में से स्टबल बर्निंग का एमिशन। फिर से याद रखो कैसे, क्योंकि हेडिंग याद करना पड़ता है एक्चुअली में, बाकी इतना कुछ नहीं याद रहता है। अंदर तो लिख दोगे, बाद में डेटा हो जाएगा, पहले हेडिंग। रोड देखो, रोड पे क्या व्हीकल दिखता है, व्हीकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्री दिखते हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फिर जाके खेत दिखते हैं तो खेत में स्टबल बर्निंग होता है। ठीक है, ये सारे सोर्सेज हैं। अब देखो, एयर क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स, ये क्या है हमारे कंट्री में। WHO गाइडलाइंस आर एडवाइजरी नॉट इन्फोर्सेबल। पर हमारे पास अभी कौन सा है, हम किससे मॉनिटर करते हैं, हाँ, ग्लोबल एयर पोल्यूशन, NAEQS वेल लास्ट रिवाइजन, हाँ ये गाइडलाइंस है ना NAEQS का, नेशनल एक्शन क्वालिटी इंडेक्स, क्वालिटी सर्वे, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसको रिवाइज करने की बारी हो रही है 2009 में, ये पीटी लायक है। 2009 में बना था वो गाइडलाइंस कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, उसको अब तक रिवाइज नहीं किया है। एम ऑफ नेट ज़ीरो एमिशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, और मेनली हमारा 2070 का इंडिया को ही है ना, राइट। व्हीकल्स एमिशन आर लार्जेस्ट ओल्डर पोल्यूटिंग सोर्सेज। हम क्या कर रहे हैं, हम
स्ट्रेंथन PUCC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट एंड देखो वोलेटिलिटी ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल लीड्स टू इंक्रीज इवेपोरेटिव एमिशन विच आर प्रीकर्सर टू ओजोन फॉर्मेशन। तो हम आजकल किस पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ रहे हैं, है ना। फेज आउट करने पे आ रहे हैं, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, स्क्रैपेज पॉलिसी, बहुत सारे स्टेट की अलग अलग स्क्रैपेज पॉलिसी। एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 20 साल में स्क्रैपेज पॉलिसी निकली है ना, मतलब अपनी गाड़ी को जब पुराना हो जाए, जितना पुराना होता है ना वो व्हीकल्स उतना ही, मतलब पुराने व्हीकल्स डीजल पेट्रोल इन सब पे चलते थे आजकल, तो इसीलिए उसको रिन्यू कराओ और नए वाले मॉडल्स पे आ जाओ, ये सब होता है। स्टबल बर्निंग है ना, सीजनल रेसिड्यू जो बर्निंग होता है ये लोगों का, इनकी वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है अगेन। तो इसे बोल के आ रहा है, शिफ्ट टू इंडस्ट्रीज टू क्लीनर फ्यूल्स, ब्रिंग नेचुरल गैस अंडर GST, ये बोल रहा है, ये सही है। नेचुरल गैस को GST के अंदर लाओ, जितना ये महंगा पड़ेगा उतना ही ये लोग कम करेंगे। फॉरेस्ट कवर इज फॉर फॉरेस्टेशन, हाँ रोड पे क्या ये भी दिखते हैं, व्हीकल्स व्हीकुलर, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर ये स्टबल बर्निंग, और फिर एग्रीकल्चर पे खेत वेत भी तो दिखते हैं रोड पे। तो अफॉरेस्टेशन इनको हटाने की बात चल रही है। 13% फॉरेस्ट कवर सिर्फ दिल्ली में है, सिर्फ 13% है, मतलब 100 में से 13% ही फॉरेस्ट है दिल्ली में। इन्वेसिव स्पीशीज़ भी आ रही है, रिड्यूसेस इकोलॉजिकल वैल्यू, अडॉप्ट मियावाकी टेक्नोलॉजी, रिप्लेस इन्वेसिव स्पीशीज़ विद नेटिव ट्रीज़, ये तो पॉइंट आना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा बात करें इन्वेसिव स्पीशीज़ से, इनफैक्ट परसों का ही आर्टिकल है ना, इन्वेसिव स्पीशीज़ का बढ़ोतरी हमने देखा है। स्टबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति बिल, ठीक है, बिल ही है, नॉट इम्पॉर्टेंट बट सुन लो, कल को एक्ट बन जाएगा। तो यूनियन गवर्नमेंट ने शांति बिल एनेबलिंग रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियर एनर्जी, शांति से, तो शांति बिल इज़ रिलेटेड टू व्हाट, प्राइवेट सेक्टर को शांति से न्यूक्लियर एनर्जी में भी लाओ, ठीक है। ओपन्स अ न्यूक्लियर सेक्टर टू प्राइवेट कंपनीज अक्रॉस द वैल्यू चेन एंड ऑल, ये सब है। क्यों हमें लाना है, क्योंकि इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, 100 गीगावाट तक होना है 2027 तक, 47 तक, ठीक है। पर अभी हम कितने हैं, हम ऑलमोस्ट 20s इन सब में है, गीगावाट पे है ना। तो हमें ये लाना है। फिर प्राइवेट सेक्टर एंट्री एक्सेलरेट्स अडॉप्ट, हमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो भी बन रहे हैं बहुत कम है हमारे पास, गिन चुन कर है, पर प्राइवेट सेक्टर के आने वजह से इन्वेस्टमेंट इनमें बढ़ेगा और ये लोग और अडॉप्ट करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स के रेजिलियंस को करेंगे, ठीक है। challenges to private sector participation, safety and liability issues, heavy liability under civil liability for Yakeland Act 2000 deter private suppliers and investors, फिर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क होता है, फिर लॉन्ग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, न्यूक्लियर प्लांट्स हैव 7 to 10 ईयर जेस्टेशन पीरियड्स, रिड्यूसिंग, ये बहुत लंबे पीरियड तक चलता है ना, तो इन्वेस्टर्स भी, मतलब बिजनेस में क्या है कि प्रॉफिट जल्दी चाहिए रहता है इनको, 1-2 साल का ही इतना गैप, 10-20 साल तक वो लोग नहीं इन्वेस्ट करेंगे एक प्रोजेक्ट में, तो ये उनका रहता है। पर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आएगा तो नहीं पर रिमेंबर चल, शांति बिल किससे रिलेटेड है, प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट से। अमृत मिशन है ना, क्या है अमृत मिशन का, अटल मिशन रीज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नाम में ही है, बहुत इजी स्कीम है। CSS, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, सेंटर और स्टेट दोनों ही आते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को देना है, वाटर सप्लाई का, स्टीवेज मैनेजमेंट, ड्रेनेज फैसिलिटी, ग्रीन स्पेस करो, नॉन अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड ऑल, ये सब, ठीक है। व्हाट आर द फंडिंग एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी, इनएडिक्वेट फंडिंग पर की इश्यूज़ हम क्या क्या देखते हैं, कोई भी मिशन ले लो, सबका की इशू एक ही है, इनएडिक्वेट फंडिंग, फिर एग्जीक्यूशन स्लो होना, ये तो रहता ही है। रिपोर्ट डेटा का मिसमैनेजमेंट, प्लस नॉट अप्रोप्रिएट डेटा रिपोर्टिंग, है ना, तो इसमें भी वही है। तो देख लो, आप देखो, इनएडिक्वेट फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फंडिंग में लैक होता है, फाइनेंशियल सब में। रिकमेंडेशन क्या दिया होगा, एनहांस सेंट्रल एंड मल्टीलेटरल फंडिंग सपोर्ट, प्राइवेट पार्टनरशिप लगाओ,
फिर स्लो पेस एग्जीक्यूशन under Amrit 2.0, while private workforce 1.90 lakh crore have been approved. Physical completion stand only about 4805. Limited involvement of urban local bodies, while dominance of parastral agencies. Absence of integrated water management and long-term strategy. देखो नेक्स्ट है ये टेक्निकल ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड ये सब जो नॉर्मल आप लिखते हो वही लिखना है. अब ये देखो इंडियाज़ रेजोल्यूशन ऑन स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर्स अडॉप्टेड इन UNEA 7. The resolution aimed at strengthening international cooperation and coordinated action for wildlife management. UNEP reports spreading like wildfire warns that wildfires may rise 50% by. देखो ये लिख लेना अपना. वाइल्ड लाइफ क्या बोलता है UNEP के अकॉर्डिंग जो वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं वो कितने बढ़ जाएंगे 50% बढ़ जाएंगे बाय 2100. ठीक है. टोटल 11 रेजोल्यूशंस वेर पास्ड इन UNEA एनवायरनमेंट असेसमेंट मीटिंग 7. According to Forest Survey, more than 36% of the country's forest prone is towards forest fire. इंडिया के 36% ऑफ फॉरेस्ट फायर से प्रोन है, मतलब कभी भी फायर लग सकता है. ठीक है. इतना ही डेटा रखो, ज़्यादा इसमें से डेटा है नहीं, और भी डेटा होगा पर ये डेटा इंपॉर्टेंट है. UNEP क्या बोलता है क्योंकि ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है ना. अकॉर्डिंग टू UNEP वाइल्ड लाइफ फायर्स कितना होगा 50% इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 2000 अगर हमने सेम तरीके से रहने लग गए. इंडिया के फॉरेस्ट ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 36% ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट आर प्रोन टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ फायर्स. ये से याद रखना. ठीक है. इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं रहता, कुछ भी मत पढ़ो. कोल सेतु पॉलिसी रिमेंबर कर लेना. अच्छा है, इसको मेंस में लिख सकते हैं, मेंस के ही लायक है. ये क्या है कोल सेतु पॉलिसी. न्यू एक्शन विंडो है फॉर कोल अंडर द नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स लिंकेज ऑक्शन पॉलिसी ऑफ 2016. इट विल अलाउ एलोकेशन ऑफ कोल लिंकेजेस ऑन ऑक्शन बेसिस ऑन लॉन्ग टर्म ऑफ एनी इंडस्ट्री. पता ना कोल्स के भी ये होते हैं, ऑक्शंस होता है, तो ये ऐप बना दिया गया है, इसी ऐप पर आके ले सकते हो. एक्सेप्टेशन कुकिंग कोल शैल नॉट बी ऑफर्ड. सिविक लॉ ये इम्पॉर्टेंट है, चलो यही पढ़ लो. कुकिंग कोल ये नहीं बिकेगा इस विंडो पे, बाकी सारे टाइप ऑफ कोल मिल सकते हैं. एनी डोमेस्टिक बायर रिक्वायरिंग कोल कैन पार्टिसिपेट इन दिस. ट्रेडर्स आर नॉट अलाउड टू बिड अंडर दिस विंडो. ये भी याद रखना, जो ट्रेडिंग करते हैं वो नहीं बिड कर सकते. कैसे कौन से कोल टाइप ऑफ को आप ख़रीद सकते हो. ओन कंजम्पशन, जैसे अभी ठंडी आ रही है तो ठंडी के लिए वो लोग लेते हैं. ओन कंजम्पशन. एक्सपोर्ट करना है अप टू 50% ऑफ लिंकेज क्वालिटी. कोल वॉशिंग और अदर पर्पस परमिटेड अंडर पॉलिसी. रीसेल इन द कंट्री इज़ नॉट अलाउड. वाओ अच्छा है. ये लिटरली पीटी लायक क्वेश्चन है, बहुत सारे पीटी लायक हैं. देखो क्या है पहले तो क्या क्या है इसमें मेन समझा. ये कोल सेतु एक विंडो है, इसमें क्या क्या हो सकता है, कौन कौन ख़रीद सकता है. ट्रेडर्स तो नहीं ख़रीद सकते है ना, और इससे ख़रीदने के बाद आप रीसेल नहीं कर सकते इन द कंट्री. ठीक है. इन द कंट्री इज़ नॉट अलाउड. एक्सपोर्ट इज़ अलाउड है अगर आप 50% का एक्सपोर्ट कर रहे हो जो भी ख़रीदोगे, यानी जो आधा ख़रीदोगे वो सेल्फ कंजम्पशन, यानी आप डोमेस्टिकली नहीं सप्लाई करोगे. रीसेल इज़ इन द कंट्री इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि सेल तो यही कर रहा है ना, वापस क्यों बेचना और महंगा कर दोगे. और कुकिंग कोल इज़ नॉट अलाउड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक इट इज़ वेरी नाइस. इससे पीटी बनेगा ना, मज़ा आएगा. प्रे विहार टेम्पल कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में कब से सुन रहे हम लोग, पता है ना. ये एक टेम्पल, इसके ऊपर माधा रहे हैं. द टेम्पल बिगेन अंडर कृष्णा यशोवर्मन एंड completed ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्ण सूर्यवर्मन इन खमर डायनेस्टी. ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. ये कहाँ पे है, ये कंबोडिया में है. थाईलैंड कंबोडिया, तो ये कंबोडिया में है, कंबोडिया के बॉर्डर पे है जहाँ पे थाईलैंड भी है. ठीक है.
तो इसीलिए थाईलैंड ने अपनी पूरी ये मिलिट्री भेजी थी, और कंबोडिया के पास ज़्यादा ये नहीं है, मिलिट्री नहीं है, इस मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। पीएम मुझे नहीं लगता यूपीएससी पूछेगा फिर, पर छोटे मोटे एग्ज़ाम ज़रूर पूछेंगे कहाँ लोकेशन है। अब देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग अंडर कोविड-19। गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग अंडर कोविड-19। तो ये कब हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या था हमने देख लिया। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, हेल्थ एंड फैमिली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या होता है, फिर गरीब कल्याण योजना को इंश्योरेंस देना, ठीक है। 50 लाख ऑफ एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस कवर पर बेनिफिशरीज को 50 लाख तक बेनिफिशियर मिल सकता है। कवरेज प्रोवाइडेड दैट ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन ड्यूरिंग ड्यूटी। अच्छा, ये हर किसी के लिए नहीं है, ड्यूटी जो कर रहा था उसके लिए। एक्सीडेंटल डेथ वाइल परफॉर्मिंग कोविड-19 रिलेटेड ड्यूटीज़। नर्सेज, कौन कौन हो सकते हैं बेनिफिशरीज, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक, सपोर्ट स्टाफ इनडायरेक्टली, है ना, बहुत सारे लोग। देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज इनके लिए तो है नहीं, पर ये एक्सटेंड कर दिया गया है हेल्थ वर्कर्स के लिए। अभी भी कितना इंश्योरेंस देंगे, एटलीस्ट 50 लाख तक के। वो डॉक्टर्स, वो नर्सेज, वो स्टाफ जो कि कोविड के टाइम इन्फेक्ट हो गए थे या फिर उनको बचाते बचाते इन्फेक्ट हुए थे, उनको 50 लाख तक का कवर मिलेगा, उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम है। Pax Silica Initiative. India has left out a new US critical mineral diversification plan, Pax Silica. US-led strategic initiative to build secure, prosperous and innovative defense silicon supply chain technology. ठीक है. NASA loses contact with MAVEN spacecraft in Mars orbit. Mars atmospheric volatile evolution, MAVEN spacecraft. मैं याद रखना, माविन से स्पेसक्राफ्ट किसका है, नासा का है। M4 माविन, और M4 किस लिए, मार्स मिशन के लिए, मार्स के ऑर्बिट करवाने के लिए, ठीक है। यही याद रखना है, माविन मिशन किसका है, नासा का ही है। और नेशनल मखाना बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिहार में इस बार सेटअप हुआ है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम has been rolled out holistic development of Makhana sector in the first meeting of National Makhana Board. रोड मैप हैज़ बीन अप्रूव्ड इन सारी चीज़ों के लिए। मखाना बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बूस्ट वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग एंड ग्लोबल पोजीशनिंग ऑफ मखाना बिहार में है। इफ़ैड क्या है देख लो, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, अननोन है ना, इसलिए। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर टॉपिक भी यूपीएससी का फेवरेट है, और ऐसे अननोन मिनिस्ट्री, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी मिनिस्ट्री यूपीएससी के फेवरेट है। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इट्स नॉट ये है, अननोन नहीं है। कुछ कुछ के लिए मैं अननोन होगा, पर नॉर्मली अननोन नहीं है। ये यूएन की बॉडी है, काफ़ी फेमस है। अगर बहुत अच्छे से पढ़े होगे इकोनॉमिक्स तो पता होगा। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, is an international financing institution to the rural poverty and hunger nations. It supports smallholders, farmers, pastoralists, and rural entrepreneurship through finance, training, and technology. Rural entrepreneurs को भी, ठीक है, provides loan and grants for agriculture, climate resilience, ये सारी चीज़ें। अनइवन डिजिटल, अच्छा इसकी कैपिटल क्या है, एग्रीकल्चर में इटली में भूखे इडली खाना, रोम में रोम करके इडली खाना मिल जाता है, तो एग्रीकल्चर उधर ही होता है। अनइवन डिजिटल प्रोग्रेस अक्रॉस स्टेट, हाईलाइट्स अनइवन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एट द सब नेशनल लेवल विद स्टेट्स प्रोग्रेसिंग एट वेरियस पेस. Delhi tops digitalization scores followed by Kerala, Karnataka, Maharashtra and Haryana. States like Jharkhand rank much lower, indicating wide interstate gaps in digital adoption. Risk slowing India's ambitious Digital Bharat goals with weaker states do not catch up. ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लिखते ही हो तुम लोग, पढ़ते ही होगे। एक सेकेंड,
ये सोचो एक मिनिस्ट्री बाकी है। देखो अब एक स्कीम हमेशा की तरह शक्ति स्कीम लाई हूँ। शक्ति स्कीम फॉर हार्नेस्टिंग एलोकेटिंग कोयला ट्रांसफर ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। आज ही हमने एक कोयला पढ़ा ना, कोल सेतु। ये क्या है? विंडो है जहाँ से आप ख़रीद सकते हो, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो 50% से ज़्यादा, तभी आप ख़रीद सकते हो, या तो पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हो। इसीलिए इस पर ट्रेडर्स लोग नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि ट्रेडर्स जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स होते हैं वो लोग नहीं, और ना इसके बाद रीसेल कर सकते हो। ठीक है, डोमेस्टिकली ये सारी चीज़ें हैं। तो देख लो, द स्कीम टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ कोयला to all the thermal power plant in the transparent manner and transfer the benefits of linkage of coal to the India and consumers. LOA phase out erstwhile letter of assurance fuel supply agreement regime provides for coal linkages or coal allocation through auctions to power plant which do not have linkage to lag। देखो कोल सेतु क्या है? पर्सनल यूज़, मतलब नॉर्मल लोगों को दे सकते हैं। और शक्ति स्कीम के अंडर क्या करते हैं हम लोग? इसमें भी हम लोग कोल दे रहे हैं, पर इसमें हम बड़े बड़े पावर प्लांट्स और ये जनरेटर्स जो बना सकते हैं वो लोगों को दे रहे हैं। ठीक है। कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2007 गवर्न्स कोल लिंकेज टू द पावर सेक्टर। की बेनिफिशरीज कौन होते हैं? पावर कंपनीज, कंज्यूमर्स हो सकते हैं, इंडिजीनियस कोल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर्स, रिड्यूस एनपीएस। बैंकिंग सेक्टर क्यों बेनिफिशरीज में आते हैं? उनका एनपीएस, ये सब में लिख सकते हो। कोई भी स्कीम आती है ना उसमें बैंकिंग सेक्टर्स को भी फ़ायदा होता है, एनपीए रिड्यूस हो जाता है। ओके, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है ना। और दैट इज़ इट। ओल्ड LOAFS से रेजीम क्या है? इसके तहत पहले लेते थे, लेटर ऑफ एश्योरेंस देना पड़ता था, ये सब। अब तो एक विंडो आ गया है सीधा। ओके, थैंक यू एंड मीट यू टुमारो।